अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और इसके साथ साथ हम डी ब्रॉगली के वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से भी मजीद कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये बेस करती है क्वांटम इफेक्ट्स पर। ये वही क्वांटम स्टडी है जिसको मैक्स प्लैंक ने 1900 में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसी नजरिए को आगे बढ़ाते हुए आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, ही सेड एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय E is equals to hf, where h is the Planck's constant, 6.634 into 10 raised to the power minus 34 joule second, and frequency is the incoming photon's frequency। तो जब ये इनकमिंग फोटोन आकर मेटल की सरफेस को हिट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उस एनर्जी से दो काम लिए जाते हैं। उस एनर्जी का पहला हिस्सा वर्क फंक्शन के तौर पर अपीयर होता है, और वर्क फंक्शन आपके पास वो एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, एमिट करने के लिए चाहिए होती है, जस्ट टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम सर्टेन मेटल सरफेस। और वो जितनी भी एनर्जी हो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जितनी भी एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए चाहिए, उसको वर्क फंक्शन का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा अगर इनकमिंग फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी पोजेस करता है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी है वो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर होना शुरू हो जाती है। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर इनकमिंग फोटोन, लाजमी सी बात है, वर्क फंक्शन से कुछ ज्यादा एनर्जी पोजेस करता है, तो जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर अपीयर होगी। वर्क फंक्शन की एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है बेटा, याद रखिएगा वर्क फंक्शन हर मेटल का डिफरेंट होता है। सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, डिफरेंट जो मेटल की सरफेस है वो अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए डिफरेंट वर्क फंक्शन पोजेस करती हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर बात करें, सोडियम और पोटेशियम की सरफेसेस जो हैं वो विजिबल लाइट के ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देती हैं। मतलब विजिबल लाइट का फोटोन इतनी एनर्जी पोजेस करता है कि सोडियम और पोटेशियम की सरफेस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बआसानी करवा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, तो सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर की जो सरफेस है वो इंफ्रारेड लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देना शुरू करती है। तो यहाँ से ये बात हमें वाज़ह हो जाती है कि डिफरेंट मेटल की सरफेस सेम लाइट के ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देती, कुछ कम एनर्जी पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देती हैं, और कुछ को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए निस्बतन ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जहां तक ताल्लुक रहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो डिपेंड करेगी कि इनकमिंग फोटोन में कितनी एनर्जी है। जो एक्स्ट्रा होगी, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, वही निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर होगी। आइए जरा कुछ फॉर्मुलेशंस हम देख लेते हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की कि इनकमिंग फोटोन की एनर्जी के दो हिस्से होने, एक वर्क फंक्शन बनेगी, दूसरा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। तो फर्ज कर लें कि हम जो फोटोन भेज रहे हैं वो एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोजेस करता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के हवाले से हमने बात की थी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अगर एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट हो सकते हैं मेटल की सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है फोटोन के पास, सो दिस फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मैं इनकमिंग फोटोन HF की जगह HF0 पुट करूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पुट करूंगा, तो बेटा याद रखिएगा कि HF0 वो एनर्जी है जो एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है। मतलब ये वो एनर्जी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से जस्ट निकलना शुरू हुए हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट तो हो जाएंगे मेटल की सरफेस से, लेकिन आगे मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही। सो इफ the incoming photon possess threshold frequency then there is no extra kinetic energy। तो फिर वो क्या रहे, जितनी भी एनर्जी हो वर्क फंक्शन के बराबर है, HF0 के इक्वल है। बेटा कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका ताल्लुक कट ऑफ वेवलेंथ से होता है। F0 तो हम कहते हैं ना वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, और इस F0 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करती हुई जो वेवलेंथ है, दिस इज लैम्डा कट ऑफ। लैम्डा कट ऑफ से मुराद वो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ बढ़ गई तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने में मिलेगा। तो आप वर्क फंक्शन HF0 के फॉर्मूले से या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर बात करें तो hc डिवाइडेड बाय लैम्डा कट ऑफ से भी निकाल सकते हैं।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहरहाल क्योंकि वर्क फंक्शन हमारे पास एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल दोनों में मेजर की जाती है, और ये बड़ी मशहूर इक्वालिटी है जो आप लोग कई बार देख चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जॉल्स। जॉल्स उसके ऐसा यूनिट है, लेकिन ज्यादातर हम मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की सूरत में कर रहे होते हैं क्योंकि चार्जेस से रिलेटेड जो माइन्यूट एनर्जीज हैं वो ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करना पसंद करते हैं। इट मेक्स मोर सेंस। अच्छा, अगर तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर थी फिर तो ये हमने केस देख लिया। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है, मतलब इनकमिंग फोटोन में इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से निकाल भी सकते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि वो वर्क फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से HF0 के अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसका फार्मूला क्या है ये देखें। अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को सेपरेट आउट करूंगा तो HF0 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो हियर इज द एक्सप्रेशन, HF माइनस HF0 से आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते हैं emitted इलेक्ट्रॉन्स की, विच इज प्रेजेंटेड हियर इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, कि HF0 के अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इन दोनों का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के तौर पर अपीयर होगा। और ये जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन अभी हम लोगों ने स्टडी की है बेटा जी, इस एक्सप्लेनेशन की बेस पर 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था, क्योंकि उसने क्वांटम थ्योरी के बेस के ऊपर ये सारे के सारे पार्टिकल बिहेवियर को नजर में रखते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। और यही वजह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, ये वेव बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि अगर हम वेव बिहेवियर की बात करें तो वेव बिहेवियर जो हमने चैप्टर नंबर 9 में स्टडी किया था, कि हम कहते क्या थे कि लाइट वेव फ्रंट्स की सूरत में ट्रेवल होती है। तो वेव फ्रंट्स की सूरत में अगर हम लाइट का ट्रेवल करना, वेव नेचर को यहाँ पर कंसीडर करें तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते। इसीलिए आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के इस्तेमाल करते हुए, पार्टिकल बिहेवियर को, कार्पस्क्यूलर नेचर को इस्तेमाल करते हुए, कोलिजन्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और इसी की बेस पर इसको नोबेल प्राइज अवार्ड भी किया गया 1921 में। यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में हमें आगे बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, hc डिवाइडेड बाय e, वेयर इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो ये कांस्टेंट आपके पास आता है 12.43 × 10⁻⁻⁷। न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। बहरहाल ये जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर बेस करते हुए हमारे पास डिवाइस है जिसको हम फोटो सेल का नाम देते हैं, और ये बड़े सारे हमारे यूजुअल डेली लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस और बहुत सारी एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस देता है। इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम में है, काउंटी सिस्टम है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग है, एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी, और इसके अलावा साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज को डिटेक्ट करने में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रही हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस इनके हवाले से हम देखते हैं। आपसे कहा गया है कि आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन है विच फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, जो एक मेटल सरफेस को जाकर स्ट्राइक करता है, और एक ऐसी मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन आपको बता दिया गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर लूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैन बी ट्रीटेड एज HF माइनस HF0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर HF की वैल्यू आपके पास कितनी है, दिस इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकमिंग फोटोन माइनस वर्क फंक्शन जो HF0 से हम शो करते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 15 माइनस 12 आपके पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रही है, सो बीटा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट, उसी क्वेश्चन को दोबारा रेफर किया गया क्वेश्चन नंबर 1 को, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहते हैं तो तरीकेकार बड़ा आसान है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के हवाले से हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होते हैं उतना ही ऑपोजिट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ता है उनको रोकने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन V0 टाइम्स E, V0 टाइम्स E। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर E से E कैंसिल आउट हो जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट्स। मतलब कि अगर आपने बैटरी के ऑपोजिट पोलैरिटी
3 वोल्ट्स की अप्लाई कर दी तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे ये स्टॉप कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, यही इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और इस एतबार से हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन अब जो बनती है दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, जब हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के हवाले से बातें करते हैं तो इसमें डी ब्रॉगली का नाम सबसे पहले जहन में आता है, क्योंकि डी ब्रॉगली ने ही ये स्टेटमेंट कह रखी है लाइट इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, हम लाइट के हवाले से हमेशा ये बातें करते हैं कि लाइट में वेव बिहेवियर भी है, लाइट में पार्टिकल बिहेवियर भी है। इसी तरीके से डी ब्रॉगली ने अपनी इस थ्योरी में डुअल नेचर को प्रूव करते हुए कहा कि जिस तरह से लाइट दोनों बिहेवियर पोजेस करती है उसी तरीके से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो भी वेव नेचर पोजेस कर सकते हैं, उनमें भी वेव नेचर हो सकती है। एंड हाउ टू प्रूव दिस? इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को आगे बढ़ाया था डेविसन और जर्मन ने, लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था वो सारे का सारा डी ब्रॉगली ने प्रेजेंट किया था अपने इस फार्मूले के साथ दैट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स इज h डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेयर इज h is the Planck's constant, lambda is the wavelength associated with the photons। यहाँ पर अगर मैं lambda की वैल्यू निकाल लूँ so lambda is equals to h divided by linear momentum p, और linear momentum की वैल्यू mv के इक्वल हुआ करती है। so lambda is equals to h divided by mv, ये डी ब्रॉगली की बेसिक इक्वेशन है जहाँ से आप दोनों बिहेवियर्स को देख सकते हैं। देखिए m यहाँ पर पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, किसी भी चीज का मैसिव बिहेवियर उसका पार्टिकल बिहेवियर होता है, और इसी इक्वेशन की दूसरी साइड पर आपको उसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा नजर आ रही है, मतलब उसी पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। मतलब पता ये चल रहा है कि वो पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ मैस है वो एक साथ वेव नेचर भी पोजेस करता है। वो कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, उसका फैसला भी हम न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ कुछ देर में देखेंगे। लेकिन ये बात डी ब्रॉगली की इक्वेशन से हमें साफ समझ आ रही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर पोजेस कर सकते हैं, और दो ऑपोजिट बिहेवियर्स हैं। मतलब जिस पार्टिकल का मैस ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका वेव बिहेवियर कम होगा, तो अगर पार्टिकल बिहेवियर ज्यादा है वेव बिहेवियर कम है, एंड वाइस वर्सा। आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ इन चीजों को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक 20 ग्राम की बुलेट है जो 330 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो आइए डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से हम उसकी वेवलेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आम रूटीन में तो हम जानते हैं कि जो आपके पास एक बुलेट है उसको हम पार्टिकल ही कंसीडर कर रहे होते हैं, तो आया कि उसके साथ कितनी वेव एसोसिएटेड है उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो h डिवाइडेड बाय mv, आप उसका मैस पुट करेंगे, स्पीड पुट करेंगे, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपके पास इसकी कैलकुलेटेड वेवलेंथ जो आ रही है 1 × 10⁻⁻34 मीटर। और बेटा याद रखिएगा -34 मीटर के ऑर्डर में जो वेवलेंथ आ रही है निहायत ही छोटी वेवलेंथ है जिसको किसी भी फिजिकल तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता, और क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है मतलब यहाँ पर वेव नेचर उस बुलेट की बहुत कम है, उसका डोमिनेंट बिहेवियर पार्टिकल बिहेवियर। इसी तरीके से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ जब मैं निकालता हूं वैल्यूज की पुटिंग के बाद, तो ये मेरे पास आ रही है 7 × 10⁻10 मीटर, और -10 मीटर की जो वेवलेंथ है वो एक्स रेस के ऑर्डर में आ रही है, विच इज डेफिनेटली मेजरेबल बाय द फिजिकल मेथड्स। सो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें तो सेकंड एग्जांपल में जो आपके पास वेवलेंथ आ रही है इट इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, और क्योंकि वो काफी ज्यादा है उसको मेजर किया जा सकता है, मतलब इस सेकंड केस में वेव बिहेवियर ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। तो पता क्या चला? देखिए, अगर कहीं पर किसी एक्सपेरिमेंट में हमें लॉन्गर वेवलेंथ मिल रही है तो इस बात का मतलब है कि वेव नेचर ज्यादा और पार्टिकल नेचर कम है, और कहीं पर अगर आपको शॉर्टर वेवलेंथ मिल रही है तो इस बात का मतलब है कि वेव नेचर उसकी कम हो गई और पार्टिकल नेचर उसकी बढ़ गई है, मोर पार्टिकल नेचर वो पोजेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो सारी की सारी हमने डी ब्रॉगली की वर्किंग को डिस्कस किया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ डेविसन और जर्मन ने हमें प्रोवाइड किया। जब एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाया गया निकल क्रिस्टल पर, तो वो निकल क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होती है जैसा कि एक्स रेज डायफ्रैक्ट होती है, और कितने ग्लासिंग एंगल के ऊपर डायफ्रैक्ट हुई है बेटा? 65 डिग्री के एंगल के ऊपर वो डायफ्रैक्ट हुई है। अभी तो वो 65 डिग्री के एंगल के ऊपर डायफ्रैक्ट होती है, ये हमने यहाँ पर सेंसर स्क्रीन लगा रखी है, सेंसर स्क्रीन पर एंटर होती है, आप उसका एंगल मेजर करते हैं, डायफ्रैक्शन एंगल, और इसी थ्योरी के बेस के ऊपर डेविसन और जर्मन ने बेसिकली कंफर्म ये किया था कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसको आप निकाल कैसे सकते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के डिफरेंस से जब वो फिलामेंट से निकलते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल का डिफरेंस भी अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो हाई स्पीड के ऊपर आकर निकल के क्रिस्टल को हिट करेंगे, डायफ्रैक्ट होंगे, फिर ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ सकता है। उसकी आप डायफ्रैक्शन को नोट करके वेवलेंथ को डिटरमिन कर पाते हैं।
सो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से आपने एक्सेलरेट किया है? इफ दिस इज v, तो बेटा याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यहां से अगर मैं mv की वैल्यू निकाल लूं तो वो आती है 2m पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अंडर रूट। और ये जो mv की वैल्यू बेटा ये हमने कहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है? वी हैव टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अगर आप डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पर भी mv मौजूद है, तो इस mv की जगह आप इस वैल्यू को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और डेविसन और जर्मन ने असल में अपनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को यहाँ से आगे बढ़ाया कि उन्होंने जो 54 वोल्ट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करके कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ निकाली। वो वेवलेंथ डी ब्रॉगली की प्रेडिक्टेड वैल्यूज के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही थी। इस बात का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वेवलेंथ और थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वेवलेंथ बाय डी ब्रॉगलीज वो एग्जैक्टली मैच कर रही है। और यही कंफर्मेशन थी डी ब्रॉगली की वेव नेचर के हवाले से डिफरेंट पार्टिकल्स में। अच्छा, इस फार्मूले से हमें मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अगर देखें हम सेम चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, फर्ज कर लें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको आप डिफरेंट पोटेंशियल के डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाते हैं, कभी 10 से, कभी 20 से, कभी 100 से। तो वेवलेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ऐसा ताल्लुक रहेगा भाई, वेवलेंथ इज इनवर्स रूट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाने पर वेवलेंथ ने रिड्यूस होना शुरू हो जाना है। और रेडियस वेवलेंथ रिड्यूस होने से मुराद क्या है? वेवलेंथ रिड्यूस हो रही है मतलब वेव नेचर कम हो रही है, उसकी पार्टिकल नेचर बढ़ती चली जा रही है। कुलयन करना, मोमेंटम ट्रांसफर करना, ये पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर क्या है? डायफ्रैक्ट करना, बेंडिंग करना, ये सारी की सारी वेव नेचर्स होती हैं। सो इसके साथ साथ अगर इसी इक्वेशन 2 को मैं दोबारा से रिकंसीडर करूं तो इस इक्वेशन 2 में ये जो टर्म आपको लिखी हुई नजर आ रही है BE, दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और अगर इस एक्सप्रेशन से मैं देखूं कि डिफरेंट पार्टिकल जो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, जिनके लिए फैक्टर सेम है, तो वेवलेंथ और मास ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान कैसा रिलेशनशिप होगा? वंस अगेन वेवलेंथ एंड मास ऑफ द पार्टिकल्स आर इनवर्स के रूट प्रोपोर्शनल। मतलब जिस बॉडी का मास, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ्स कम हुआ करेंगी। अगर मैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैसेज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, प्रोटॉन का कुछ ज्यादा और अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होता है। और यही वजह है कि वेवलेंथ का ट्रेंड उससे टोटली ऑपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, प्रोटॉन की कुछ कम और अल्फा पार्टिकल की एसोसिएटेड वेवलेंथ डी ब्रॉगली के लिहाज से सबसे कम होगी। अच्छा, ये जो मैंने डिस्कवरीज डिस्कस की हैं, इनमें डी ब्रॉगली का जो वर्क था उसके इस वेव नेचर के एक्सप्लेनेशन को मद्देनजर रखते हुए 1929 में उसको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। और डेविसन और जर्मन ने जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया, उस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बेस पर 1937 में डेविसन और जर्मन को म्यूचुअली नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।